Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और कानून व्यवस्था का मामला नीतीश कुमार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के लिए जाने जाते थे, सुशासन बाबू के तौर पर जाने जाते थे, जंगल राज के खिलाफ लड़कर जो सत्ता में आए, अब वो सुशासन क्या केवल एक दावा भर रह गया है? क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं इस वक्त पटना में दिखाई दे रही हैं, सब कुछ बेलगाम नजर आ रहा है। पटना से जंगल राज की कहानी ही शुरू हुई थी। आप याद करें, लालू यादव का राज, उस वक्त भी पटना से ये कहानी शुरू हुई थी और अब उसी पटना में फिर से हालात बेकाबू हो रहे हैं। राजधानी पटना में एक बड़े कारोबारी के मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी में गोपाल खेमका के घर के बाहर शूटर नजर आ रहा है। वो गोपाल खेमका का इंतजार कर रहा है। आप तस्वीरें बहुत गौर से देखिएगा। शूटर घर के बाहर आया, बड़ी आराम से उसने वहां पर इंतजार किया, दो कारों के बीच में वो छिपा रहा, किसी की नजर उसके ऊपर नहीं गई और जैसे ही गोपाल खेमका की कार वहां पर आई, वो शूटर एक्टिव हो गया। आगे वाली कार में गोपाल खेमका सवार हुए थे। शूटर उन पर ताबड़तोड़ फायर करता है और फिर आराम से स्कूटी लेकर वहां से फरार भी हो गया। इस हत्याकांड के बाद आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक नीतीश सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल उठा रही है। इससे पहले भी आप याद करें, 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। तो ये तो पहले से ही पता है कि इस परिवार के ऊपर संकट मंडरा रहा है। पहले बेटा और अब खुद खेमका। गुंजन की हत्या उनकी फैक्ट्री के सामने की गई थी और अब उनके पिता गोपाल खेमका की हत्या उनके घर के बाहर हो गई। गोपाल खेमका बीजेपी के नेता होने के साथ ही बिहार के एक बड़े उद्योगपति थे। अब चुनाव से ठीक पहले नीतीश विरोधियों के वो निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष का कहना यह है कि जब पटना के पॉश इलाके में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बाप राज्य के बाकी अन्य इलाकों में पब्लिक तो भगवान भरोसे है। ये तस्वीरें बताती है पुलिस क्या सो रही है। और चिंता की बात तो यह है ना विजय जी कि होम मिनिस्ट्री किसके हाथों में है? सुशासन बाबू के ही हाथों में है। तो लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथों से फिसलता चला जा रहा है। जो आपका सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ब्रांड इमेज थी, उसी ब्रांड के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है। हम इस पर करेंगे चर्चा। एक बाइट हम सुना देते हैं, बयान सुना देते हैं। रोल हमारे साथ हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, लगातार आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करते रहे हैं और इस बीच एक और हत्या हो गई, बड़े कारोबारी की हत्या। कि अत्यंत ही दुखद है और इसी से पता चलता है कि बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज इसी को कहा जाता है। जब पटना में, बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाके में इस तरह से गोली मारकर अपराधी निकल जा रहे हैं। एक बड़े व्यवसायी के रूप में, उद्योगपति के रूप में श्री गोपाल खेमका जी को लोग जानते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन 2 घंटे के बाद पहुंचती है और नीतीश सरकार सोई हुई है। इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये नकारा निकम्मी खटारा सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। अब जनता ऊब चुकी है। पुलिस से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो पुलिस ये कहती है कि आरजेडी के समय में जो आंकड़े थे हत्या के, लूट के, बलात्कार के, उससे काफ़ी कमी आई है। आंकड़ों का खेल आदर नीतीश कुमार जी की पुलिस ना खेले। अपराधियों का तांडव इस तरह नहीं हुआ था। जिस जंगल राज की बात ये कह के ये 20 वर्षों तक सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अब ये महा जंगल राज जनता ने देखा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी। हमारे साथ हैं जेडीयू नेता श्याम रजक। श्याम जी, विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़े कर रहा है। एक बार फिर पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या हो गई। देखिए, गोपाल खेमका बड़े कारोबारी ही नहीं थे, एक समाज सेवी, हर लोगों के मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में महसूस कराते थे। कभी उनको महसूस भी नहीं होता था। हम लोग से 40 साल से संबंध है। कभी इन चीज़ों पर, उनकी सुरक्षा पर उनको चिंता नहीं रहती थी। कभी लगता ही नहीं कोई उनका दुश्मन होगा। इस तरह की घटना हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है, व्यक्तिगत क्षति भी है। इस पर जो भी कुछ कहा जाए वो कम होगा। लेकिन पुलिस यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थाना है,
पुलिस के बड़े अधिकारियों का आवास है और बावजूद ऐसी घटना और उसके बाद पुलिस का देर से पहुंचना, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। ये सारे चीज़ों को जानकारी मिली। आश्चर्य लगता है कि 112 इसीलिए किया गया है कि 4 से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए सभी चीज़। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपने तो लालू यादव का भी राज देखा, आपने नीतीश कुमार की भी सरकार देखी। आप उस जंगल राज की बात करते हैं। मैं अगर सरकार के पक्ष की ही बात करूं कि उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने का वादा है, सुशासन बाबू सत्ता के शीर्ष पर है और उनके ही राज में अगर उन्हीं के नजदीकी के किसी की हत्या हो जाती है, वो भी पुलिस थाने से 500 मीटर की दूरी पर, ये कैसी सरकार है, ये कैसा नेतृत्व है? जी हाँ, बिल्कुल, और यही कारण है कि इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और तेजस्वी यादव भी लगातार जो जंगल राज की बात, जो आरोप उन पर लगता रहा है, वो कहते रहे आखिर ये क्या है, ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। और ये आरोप प्रत्यारोप जो है लंबे समय से चलता आ रहा है। सरकार की तरफ से आंकड़े दिखाए जाते रहे हैं, कई बार डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें मैंने खुद सवाल किया है, तो आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि उस समय जो आंकड़े थे उससे बहुत कमी आई है। इसके अलावा फिर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि उस समय जो है सरकार संरक्षित ये अपराध होते थे, यानी अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती थी और उनको संरक्षण था जो सत्ता में होते थे, मुख्यमंत्री आवास से चीज़ें होती है। इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं और जाहिर है अब पुलिस का कहना है कि हम एक्शन करते हैं, घटनाएं हो रही हैं लेकिन हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन जाहिर है जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, राजधानी में घटना हो रही है, थाने से 500 मीटर की दूरी पर घटना हो रही है, पुलिस को आने में वक्त लग रहा है और लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होंगे। और कुछ दिन पहले ही पटना के एसएसपी का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही थी, तस्वीरें आ रही थी कि सड़क पर कैसे खुलेआम फायरिंग हो रही है और पीछे पीछे पुलिस के आला अधिकारी जा रहे होते हैं, वहाँ फायरिंग होती है। लगातार डबल मर्डर की घटनाएं हुई, एसएसपी को बदला गया, नए एसपी आए, पहले ही दिन तेजस्वी यादव के घर के पीछे फायरिंग हो गई और फिर इसके बाद हत्या की लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अब चुनावी साल है तो जाहिर है इसको लेकर सियासत भी होगी, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून व्यवस्था का मसला आम आदमी से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से ये सवाल लोगों के मन में भी है कि नीतीश, सियासत क्यों नहीं होगी? और कहते हैं सियासत तो होनी भी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही तो ब्रांड इमेज थी ना। विजय जी, मैं इस पर आपके पास आ रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर ही तो ब्रांड इमेज है ना नीतीश कुमार की। आप पुलिस बदल दें फिर भी मामला नहीं सुलझ रहा है, सुशासन नहीं आ रहा है, कमी तो है ना। मीनाक्षी जी, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब आप उनको जबरदस्ती सुशासन बाबू बनाए हुए हैं, उन्होंने तो कहा नहीं आपको, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हो गई लेकिन आप उन्हें सुशासन बाबू मानते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो होम मिनिस्टर भी हैं। ये बात नीतीश जी को पता है? आपको वो वीडियो ध्यान है कि एक बड़ा कुछ घटना हुई थी कानून व्यवस्था की और उसमें उन्होंने कहा अपने चीफ सेक्रेटरी को कि होम मिनिस्टर से बात करवाना। तो खुद को नीतीश जी को तो पता हो कि वो होम मिनिस्टर है, ये आपको पता है, नीतीश जी को तो पता होना चाहिए ना। तो ये बीजेपी को पता है या नहीं है? या बीजेपी को पता है? अब बीजेपी के लिए इस परिस्थिति में हर्षवर्धन जी मामला संभालना कितना मुश्किल है आप ये सोचिए। हालांकि राजनेताओं के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सब सुविधा अनुसार होता है, लेकिन बीजेपी के ही जो नेता रहे गोपाल खेमका, पहले बेटा चला गया, अब खुद गोपाल खेमका चले गए, बीजेपी कैसे डिफेंड करेगी अपनी सरकार को? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी के डिफेंड करने का मसला नहीं है। ये जो विजय जी ने कहा उससे थोड़ा सा आगे जाने की बात है कि क्या किसी राज्य में इस तरह से जो मुख्यमंत्री पद पर बैठने की स्थिति में नहीं है, राजनीतिक वजहों से उसको कब तक घसीटा जा सकता है? भाई, जिस व्यक्ति का अपने प्रशासन पर, अपने अधिकारियों पर या कहें कि किसी भी चीज पर कोई दबाव नहीं, और दबाव तो छोड़िए उनके ध्यान में कितनी चीजें रहती है, ये बड़ा सवाल है। जो कुछ हुआ है ये मतलब कोई भी कह देगा कि एक पर क्या किसी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्या किसी से त्यागपत्र कह देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन याद तो रहना चाहिए कि वही गृह मंत्री हैं जिस तरह की स्थिति है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार जंगल राज जैसी स्थिति बिहार में बनी, जिस तरह से बिहार के हर जिले में लगभग हर दूसरे चौथे कोई न कोई हत्या, कोई न कोई हिंसा, अपहरण, यह सब शुरू हो गया।
और इस तरह से पटना में अगर किसी बड़े कारोबारी को गोली मार दी गई तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राज्य सरकार पूरी तरह से निष्फल है, काम नहीं कर पा रही। अब आप उसको जंगल राज कहें या ना कहें, लेकिन स्थिति तो वैसी ही। देखिए, नीतीश कुमार स्वास्थ्य के रूप से लाचार हैं और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से लाचार है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में आपको ढूंढना है चुनाव तक, इसलिए जनता को लाचार बना देंगे। देखिए, पहले था ना, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो अब तो वही हो गया है कि बिहार में बहार है, बदमाशों की भरमार है। आज जिस तरीके से बिहार के अंदर गुंडागर्दी हो रही है चुनाव के 3 महीने के पहले, और जिस लालू प्रसाद के 15 राज को जंगल राज, गुंडा राज बनाकर नीतीश कुमार आए, और नीतीश कुमार ये तो नहीं कह सकते कि मुझे और समय चाहिए। 20 साल से आप प्रदेश की राजनीति में हो, 20 साल से आप सत्ता में हो भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है, 20 समय आप कुछ समय फिर जंगल राज की तरफ लौट गए थे, लेकिन लंबे समय तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हो। और उसके बाद भी आप पूरे बिहार को तो छोड़िए, आप पटना में लॉ एंड ऑर्डर, जो मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं, जहां राज्यपाल बैठते हैं, जहां पुलिस के डीजीपी बैठते हैं, जहां सारे बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर पा रहे हो। और खुलेआम हत्या हो रही है और 2.5 घंटे बाद, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये बोल रही थी, पहुंच रही है। तो ये नाकारा निकम्मापन राज्य 500 मीटर की दूरी पर जहां पुलिस बैठती हो, अधिकारी बैठते हो, वहां पर ये घटना हो गई, पॉश एरिया में ये घटना हो गई। मुझे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास समय है कि वो नीतीश कुमार से छुटकारा ले ले, सरकार चली जाए, चुनाव में जाए, भारतीय जनता पार्टी दम पर लड़े, या मुख्यमंत्री अपना लेकर आए, या कम से कम गृह मंत्री अपना बना ले। नीतीश कुमार से बोले कि भाई आप मुख्यमंत्री ठीक हो, कम से कम गृह मंत्रालय हमको दीजिए। राजनाथ सिंह भरे सभा में कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव है। बहुत छोटा सा कमेंट। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, सबसे पहले ये कहूंगा कि जब भी कोई बड़ा हमला रोकना हो तो इंटेलिजेंस गैदर की जाती है, और अगर किसी के बड़े उद्योगपति के बेटे को मारा गया हो, उसके बाद उसके ऊपर जो नजर रखी जाती है ताकि उसके ऊपर ऐसा अटैक ना हो, तो यानी कि इसमें कोई भी एफर्ट पुलिस का नहीं लग रहा कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, इंटेलिजेंस गैदर की जाए। उनका एक रीजन देती है पुलिस कि हमारे पास 2.5 लाख के करीब टोटल कादर है, लेकिन वैकेंसीज हैं आधी, 50% वेकेंट है। लेकिन ये कोई भी रीजन नहीं देती कि अगर चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ होम मिनिस्टर है तो वो ऐसी रिक्रूटमेंट क्यों ना करे ताकि ऐसी घटनाएं कम हो। और दूसरी बात आती है, जब भी हम सुशासन की बात करते हैं, पिछले साल 12 ब्रिजेस गिरे थे बिहार के अंदर। 12 ब्रिजेस, हर ब्रिज 50 विलेजेस को कंट्रोल करता था, लिंक करता था। तो कहीं ना कहीं वो सुशासन कैसे होगा, आप लोग बिहार जाके देखिए। मैं 20 डिस्ट्रिक्ट में घूम के आया हूं, मुझे तो कहीं पे भी कोई इतनी मेजर डेवलपमेंट नहीं दिखी जैसे कि दूसरे स्टेट्स के अंदर है। और दूसरी चीज है, कनेक्टिविटी सिर्फ मेजर हाईवेज पे थी, बाकी एरियाज जो है, आप रूरल एरियाज में चले जाए, अभी भी वहां पे प्रॉपर मेटालिक रोड्स नहीं है, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे लोगों के हाईवेज भी जो कभी कभी लगता है कि शहर के अंदर की गली के जैसे हैं। अब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाली ऐसी रोड्स भी मैंने देखी है जिनमें मैं ट्रैवल कर चुकी हूं। अच्छा, एक और खबर, बिहार की राजधानी पटना में जहां एक बड़े बिजनेसमैन को घर के बाहर ही जिस तरह से बदमाशों ने बेरहमी से, बेदर्दी से भून डाला, तो वहीं सिवान में दबंगों ने तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिवान में यह वारदात भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया में हुई है। अब इस मामले की जांच खुद सारण के डीआईजी नीलेश कुमार ने अपने हाथ में ले ली है। बताया जा रहा है कि मलमलिया ओवरब्रिज के पास पूरी वारदात हुई है। आरोप यह है कि दबंगों ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और फिर तलवार से हमला करके 3 लोगों की हत्या कर दी। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज एसडीपीओ भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे, और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। 3 आदमी का डेथ हुआ है और 3 आदमी हॉस्पिटलाइज है। अब पटना की हमने खबर आपको दिखाई, गोपाल खेमका तो चलिए एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, व्यापारी हैं। अब ये जो सिवान की खबर आप देख रहे हैं, यहां पर भी तो नरसंहार हुआ, यहां पर भी तो मर्डर हुआ। ये कॉमनर है, उतना रसूखदार नहीं है, उतना कोई चर्चित नाम नहीं है, तो क्या फर्क रह गया है? आप राजधानी पटना की बात कर लें या फिर सिवान की बात कर लें, भगवानपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। अब हर्षवर्धन जी, ये नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही है, लेकिन केवल एक सीएम थोड़ी ना होता है, केवल एक होम मिनिस्टर थोड़ी ना होता, पूरी सरकार होती है, उसका तंत्र होता है, उसका प्रशासन है, उसके पुलिस है, डीआईजी हैं, सब क्या कर रहे हैं?
नहीं, निश्चित तौर पर डीजीपी से लेकर और जिले के कप्तान तक या उस थानेदार तक सबकी जिम्मेदारी तय करेंगे, होना भी चाहिए। लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय करने का अधिकार लोकतंत्र में किसको होता है? इसी के लिए तो जनता एक नेता चुनती है, एक सरकार बनाती है, पार्टी तय करती है, वो सरकार में आती है तो जिम्मेदारी तब तय करती है। जब मुख्यमंत्री की ही कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है, जब उनको खुद नहीं पता है कि क्या, कब, कहां, कैसे करना है या क्या हो रहा है, तो वो किसकी जवाबदेही तय करेंगे? और इसके पहले जितना घटनाक्रम हुआ, देखिए बिहार में ना, ठीक है, पहले बहुत बुरा हाल था, ये ठीक बात है, ये हम इसको ऐसे नहीं देख सकते। राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो हाल था वो सचमुच बहुत बुरा था। लेकिन आज के समय में ये हो, बालू के ठेके पर वहां गोली चल जाती है, घर में घुसकर लोग गोली मार देते हैं, शराब बंदी है, शराब का माफिया काम कर रहा है, किसी से भी वसूली हो जाती है, अपहरण कर लिया जाता है, ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। और दिन दहाड़े अगर ऐसे गोली मार दी जा रही तो सचमुच ये दिखाता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। भले ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहें, वो आंकड़े बताएं तो आंकड़े तो किसी भी वक्त कह सकते हैं कि फलाना के समय इतना था, हमारे समय में इतना नहीं। ये बहुत कमजोर है ये तर्क, बिल्कुल ही, मतलब मानवता और संवेदनशीलता के लिहाज से भी ये बहुत खराब तर्क है। इसमें एक लाइन बोलता हूँ केवल कि जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा ना, बहुत साफ बात की उन्होंने कि डीजीपी और वो सब हैं जो आपने सवाल किया, सब लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, इसमें कोई बात ही नहीं, कप्तान की भी बनती है और वहाँ पर जो थानेदार होगा उसकी भी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि वो उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे ना। और उससे बड़ा यह है कि मुख्यमंत्री जी जिसने बना रखा है उनकी जिम्मेदारी भी तो तय हो। ये अच्छा है सर, फिर मुख्यमंत्री तो जनता ने बना रखा है। जनता ने नहीं बना रखा, बीजेपी ने बना रखा है। तो बीजेपी तय करे ना, बीजेपी क्यों इस दुविधा में फंसी हुई है? मुझे लग रहा है कि जो लालच उन्हें 6 महीने का, तो दुविधा में रहेगी ना, ये तो तय है ना। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मुझे जो लग रहा है, मतलब मैं कोई इस तरह से नहीं कह रहा, लेकिन जो दुविधा है कि भाई इनके भरोसे चल जाएंगे, मुझे लगता है इनके भरोसे ही कहीं नैया ना डूब जाए कि 6 महीने में तो आपको पूरा शिप ही जो है बिल्कुल डूब ना जाए। कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है। अब देखिए, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, ये विपक्षी दलों के लिए भी एक ऐसा अवसर है जिसे वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आरजेडी की। आरजेडी इस वक्त मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होनी है और आरजेडी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार मिलेगा। लालू यादव आरजेडी की मीटिंग में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, इसमें कोई डाउट तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये पहले से ही तय था कि कौन सुप्रीमो होगा आरजेडी का। तो एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव है। इन दो चेहरों में से जनता को तय करना है कि उन्हें कौन पसंद है अपने नेतृत्व के तौर पर। अब लालू प्रसाद यादव खुद डायरेक्ट इनटू पॉलिटिक्स, मतलब किसी पोजीशन पर तो नहीं जा सकते, लेकिन तेजस्वी यादव तो जा सकते हैं, अपनी पार्टी को तो वो आगे ले जा सकते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे? बड़ा डायरेक्ट सवाल, विजय जी। मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी जैसे काम कर रहे थे और आरजेडी का जो एक नया रूप आया, एक्टिव हुआ, उसमें लालू जी की फिर से एंट्री जो है उनके लिए भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि जो लालू का जंगल राज, लालू का जो करप्शन और वो उस सबसे निकलने की कोशिश पिछले 2-4 साल में की होगी तेजस्वी जी ने, और अब आज फिर से आरजेडी जो है उनके सिर पर ताज रख रही है लालू जी के। तो भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं जो उनके विरोध में खड़ी हैं, उनको फिर मौका मिलेगा कि लेकिन जैसे अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ बगावत कर दी थी, वैसा तेजस्वी यादव कर सकते हैं। लालू जी के लिए जरूरत नहीं थी ना, लालू जी का जो स्वास्थ्य भी है और जितने आरोप उसमें लगे, तेजस्वी बनते कोई और बन जाता। वो मुलायम सिंह वाले मामले में तो सत्ता किसके हाथ में रहेगी? क्या अखिलेश के हाथ में रहेगी? क्या मुलायम सिंह के भाई जो मंत्री भी रहे वहां पर उनके हाथ में रहेगी? अमर सिंह की क्या भूमिका थी? मानो सत्ता का विकेंद्रीकरण इतना ज्यादा था कि बाद में अखिलेश यादव को सत्ता अपने हाथ में लेना पड़ी कि अब भाई मुझे देखना पड़ेगी। यहाँ पर तो भले ही लालू प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया हो, सत्ता की पूरी बागडोर तेजस्वी के हाथ में। 2020 का चुनाव तो लालू प्रसाद नहीं थे, जेल में थे, तेजस्वी यादव के नाम पर लड़ा गया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी राष्ट्रीय जनता दल। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी आरजेडी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। ये सम्मान की बात है कि उन्होंने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। सारे निर्णय पार्टी के अंदर वो अपने पिता के मार्गदर्शन में करेंगे। और अब बिहार की जनता भी जानती, पार्टी के नेता भी ये जानते हैं कि लालू पार्टी का चेहरा नहीं है। लालू सिर्फ पोस्टर में अगर दिख गए तो बहुत बड़ी बात है, पोस्टर का चेहरा और महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जनता को तय करना है कि वो नीतीश को चुनना चाहती है या तेजस्वी को चुनना चाहती है। तेजस्वी सबसे बड़े नेता महागठबंधन के बन चुके और महागठबंधन भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। घोषणा कब करेंगे ये देखने की बात है। तेजस्वी इस समय
बिहार के राजनीति के सबसे बड़े चेहरा बन चुके हैं।